कनेक्शन में अब हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ रहा है और आज श्रीराम फाइनेंस के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। कंपनी फाइनेंशियल कारोबार से जुड़ी है और कंपनी कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस और रिटेल लोन में काम करती है। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे जो आए हैं वो मजबूत रहे हैं। मुनाफे की बात करें, करीब 50% का इजाफा यहाँ देखने को मिला है। एनआईआई में 20% सालाना की बढ़ोतरी भी है। नॉन कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्ट लॉन्च करने की आखिर क्या योजना है, साथ ही एसेट क्वालिटी में आगे सुधार को लेकर क्या प्लान्स है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उपेश रेवंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और जो क्वार्टर जिसके नतीजे पेश किए गए हैं वो अच्छा रहा है आपके लिए, तो मुबारकबाद। पैट की बात करें, लगभग 50% का इजाफा ईयर ऑन ईयर देखा गया है। लेकिन थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे, जो ग्रोथ हमने देखी है इस क्वार्टर में वो किन कारणों से आई है और साथ ही ये आगे कितना सस्टेन कर पाएगी ग्रोथ। जिस तरह का हायर बेस हम देख रहे हैं उसके बावजूद भी इस ग्रोथ के आगे कंटिन्यू रहने में आपको क्या क्या बातें असरदार लगती हैं? देखिए, अभी पूरा हमारा सेगमेंट कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल, एमएसएमई, ये मेजर सेगमेंट है हमारा। ये हर सेगमेंट में ग्रोथ मिला है। एमएसएमई में एंड पैसेंजर व्हीकल में थोड़ा ग्रोथ और ज्यादा है, और स्पेशली रूरल एरिया में डिमांड पैसेंजर व्हीकल के लिए बहुत अच्छा रहा। टू व्हीलर का डिमांड बहुत अच्छा रहा, ट्रैक्टर का भी डिमांड अच्छा रहा। और एमएसएमई सेगमेंट हम अब पहले लिमिटेड ज्योग्राफी में हम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे थे, अभी ऑल इंडिया वो ऑफर कर रहा है, इसलिए हमारा रीच भी बढ़ गया। इसका वजह से ग्रोथ आ गया है। हमने 15% एयूएम ग्रोथ का एक टारगेट रखा था और गाइडेंस दिया था, लेकिन इकोनॉमिक का कंडीशन बहुत अच्छा रहने से और एक ओवरऑल एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहने से हमारा ग्रोथ थोड़ा ज्यादा ही रहा। 21% हमारा एयूएम ग्रोथ हो गया। प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया है, स्पेशली हमारा प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा बदलने से हाई मार्जिन प्रोडक्ट में हम ज्यादा फोकस किया। इसके वजह से हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ गया है। इसके वजह से हमारा प्रॉफिट्स भी बढ़ गया है। उमेश जी, अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार आता हुआ देखा गया है। अब ये बताएं कि इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या आने की गुंजाइश है, और अगर है तो आप उसको लेकर क्या योजना बनाकर बैठे हैं? या ओवरऑल एसेट क्वालिटी हमने एक क्रेडिट कॉस्ट का एक अंदाज दिया था, 2% का एक ऑन एवरेज क्रेडिट कॉस्ट होगा। उसमें अभी 1.97 फुल ईयर के लिए हमारा क्रेडिट कॉस्ट रहा, और ओवरऑल नेट एनपीए 2.7 तक आ गया। फ्रॉम 3%, 3 से ऊपर था पहले, अभी 2.7 तक आ गया है। ओवरऑल द एनवायरनमेंट अच्छा होने से और एसेट का वैल्यू बढ़ने से हमारा एक एसेट क्वालिटी अच्छा रहा। और स्पेशली बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा रहने से पेमेंट भी प्रॉम्प्टली और टाइम पर आ जाता है, ये भी एक कारण है। उमेश जी, थोड़ा सा आपके नॉन सीवी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहेंगे और इसके योजना के बारे में जानना चाहेंगे। एमएसएमई और गोल्ड लोन्स को लेकर क्या और ब्रांचेस में आप इसको बढ़ा रहे हैं? किस तरह से ऐसा करने पर आप एयूएम और अपने डिसबर्समेंट्स में उछाल देखेंगे? अभी गोल्ड लोन के लिए थोड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए। हर ब्रांच एक रेसिडेंशियल एरिया में होना चाहिए, और हम एक ग्राउंड फ्लोर नहीं फर्स्ट फ्लोर में होना चाहिए, और ये सब एक एनवायरनमेंट प्रॉपर होना चाहिए गोल्ड लोन के लिए। ये सब हम देख के अभी गोल्ड लोन का ब्रांचेस बढ़ा रहा है। ये साल में हमने 600 ब्रांच को बढ़ाया है, गोल्ड लोन ऐड किया है गोल्ड लोन के लिए। एमएसएमई अगेन एक सेगमेंट है, कहाँ एक स्मॉल बिजनेसेस स्मॉल एंटरप्राइजेस ज्यादा रहता है, वहां पे ज्यादा हम फोकस कर रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में, और कहाँ पे एक बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया रहा है, वहां पे हम फोकस किया है। पहले हम एमएसएमई प्रोडक्ट मैक्सिमम एक साउथ इंडिया में ज्यादा हम ऑफर करते थे। अभी ऑल इंडिया नेटवर्क हमको पोस्ट मर्जर मिल गया है, इसलिए हम वहां पे एक्सपांड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एमएसएमई का
डिमांड अगले साल और बढ़ेगा। सर ये बताएं यहाँ पर जो कॉन कॉल हुई थी पिछले दफ़े वहाँ पर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को लेकर कुछ खास अगर आपकी योजना है जो आप साझा कर सके हमारे साथ, किस तरह से आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं आरबीआई की तरफ से, क्योंकि वो रेट्स अब कम नहीं कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आप पर और कितना गहराता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ते रहा है लास्ट 1 ईयर में, लेकिन हमारा बुक में आप कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखे तो 20 पैसा ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हुआ। सो इसका मतलब हमने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अच्छा मैनेज किया है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस है रिसोर्स रेज करने के लिए। डिपॉजिट्स भी है हमारा, और बैंक जिससे भी हम ले रहे हैं, हम कैपिटल मार्केट से भी पैसा ले रहे हैं, और मैक्सिमम हमारा एसेट एक प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाता है। इसके वजह से हम सिक्योरिटाइज भी कर सकते हैं, और बैंक से हम प्रायोरिटी सेक्टर के लिए फंड्स भी रेज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंट्रोल में रहा है लास्ट ईयर। मुझे लगता है अगले साल के लिए स्पेशली अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और मानसून का प्रेडिक्शन भी अच्छा रहा है, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर थोड़ा सा एक इंटरेस्ट रेट में कमी हो सकता है। स्पेशली इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा रहा है, और ग्रोथ के लिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम भी हो सकता है। वहां पे एक एडवांटेज मिलेगा हमको लायबिलिटी कॉस्ट कम करने के लिए, नहीं तो अभी का लायबिलिटी कॉस्ट मेंटेन रहेगा। जो इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन है बिजनेस में, उसका इम्पैक्ट क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं समझना चाहूँ नॉन व्हीकल प्रोडक्ट्स की, तो वो कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए मैक्सिमम अभी गोल्ड लोन, एमएसएमई लोन, ये रीच के ऊपर है, हम कितना रीच करते हैं उसके ऊपर है। पहले अभी ये रीच हम ज्यादा कर दिया है। हमारा 3150 ब्रांचेस है, ऑल 3180 ब्रांच है ऑल इंडिया। अभी हम ये साल भी हम और एक 150 ब्रांच ऐड करेंगे। सो कितना हम ब्रांच ऐड कर सकते हैं, कितना स्मॉल टाउन हम रीच कर सकते हैं, उतना वो बढ़ेगा। और एक क्रॉस सेलिंग में क्या हो जाता है, डेटा अभी अभी ट्रक कस्टमर हो, उनका बैकग्राउंड, उनका फैमिली का बैकग्राउंड के ऊपर हम एसएमई लोन भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कस्टमर्स है कि जिसने ट्रक उनका खुद का बिजनेस के लिए लिया है। समझो किसी के पास होलसेल बिजनेस है, नहीं तो किसी के पास मिल है, उनको उनका एक बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन चाहिए तो हम दे सकते हैं। सो क्रॉस सेलिंग तब हो जाएगा, तब एक इंडिविजुअल के पास, नहीं तो उनका फैमिली का पास मल्टीपल बिजनेस हो, तो मल्टीपल हम लोन ऑफर कर सकते हैं वहां। ऑलराइट उमेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद, आपने समय निकाला और मार्गदर्शन किया हमारे दर्शक चीज़ों पर बातचीत की मैनेजमेंट से। लेकिन गिरीश सोदानी हमारे आज के मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गिरीश, आपने मैनेजमेंट की बातचीत सुनी है और जो तिमाही नंबर्स आए हैं, बताइए आप कितना इम्प्रेस्ड हैं, और क्या कोई करंट लेवल्स पर रणनीति बनाई जा सकती है, और अगर बनाई जा सकती है तो किस नज़रिए के साथ? देखिए, श्रीराम फाइनेंस एक लार्जेस्ट एनबीएफसीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऑलरेडी एक अच्छी रीच है, बिकॉज टायर 2 और टायर 3 सिटीज दोनों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। एंड मैनेजमेंट ऑलरेडी बुलिश है अपने ब्रांचेस को लेकर भी कि वो अपना रीच ऑब्वियसली बढ़ाएगा, क्योंकि ये एनबीएफसी का बिजनेस ही सिर्फ रीच के बेसिस पे चलता है। तो मेजरली श्रीराम फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर अर्निंग यील्ड की भी बात करी जाए तो 7.87% आ रही है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी भी है, बिकॉज 20% से ऊपर चल रहा है। और नेट प्रॉफिट में भी ऑलरेडी काफी इंप्रूवाइजेशन है। एयूएम में भी कंपनी का एक्सपेक्टेशन यही है कि कहीं पे भी 50 से 52% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड लास्ट अगर फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स भी देखें तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड आ ही जाता है। तो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर हम लास्ट 1 ईयर के रिस्पॉन्स के ऊपर भी देखें कि जो कंपनी ने या स्टॉक्स ने जिस तरीके का परफॉर्म करा है, तो 87% का अप्रोक्सीमेटली ग्रोथ आई है 1 ईयर के टाइम फ्रेम के लिए। तो स्ट्रांगली चार्ट है, बट
स्ट्रक्चर एकदम क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका व्यू 1 से 2 साल का है तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कहीं पे भी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही रहेगा कि 2400-2500 के एक रेंज रखें बाइंग करने के लिए, एंड कहीं पे भी ये 3000-3200 का लेवल देख सकते हैं हम 1 से 2 साल के टाइम फ्रेम के, तो उसी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। कि लंबा रखना होगा, ये सलाह दी जा